लास्ट वीडियो में हमने देखा था बीजांड की संरचना। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजांड के प्रकार। हमने बीजांड की संरचना में ये देखा था कि जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय की गुहा के अंदर स्थित होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। आज हम बीजांड के प्रकारों को समझेंगे। बीजांड के प्रकार मुख्य रूप से 6 होते हैं। सबसे पहला बीजांड का प्रकार है ऋजु बीजांड। सबसे पहला है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड के अंदर ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार, भ्रूणकोश, निभाग तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड द्वार होता है वो ऊपर की ओर होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि पॉलीगोनेसी, पाइपेरेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्म के कुल के पादपों में। ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग ये तीनों के तीनों बीजांड वृत्त के अनुसार एक सीधी रेखा में होते हैं। पॉलीगोनेसी, पाइपेरेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्म के कुल के पौधों में ऐसा बीजांड पाया जाता है। दूसरा बीजांड है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड में बीजांड वृत्त की पार्श्विक वृद्धि हो जाती है जिसके कारण बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। प्रतीप बीजांड में बीजांड वृत्त की एक पार्श्विक वृद्धि होने के कारण प्रतीप बीजांड 180 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर घूम जाता है जिससे बीजांड द्वार बीजांड वृत्त के पास आ जाता है। 180 डिग्री के कोण पर घूमने के कारण बीजांड द्वार बीजांड वृत्त के समीप आ जाता है। यह 82% आवर्तबीजी कुलों के पादपों में पाया जाता है। प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार और बीजांड वृत्त दोनों समीप होते हैं। ऋजु बीजांड के अंदर इसमें बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृत्त ये तीनों एक सीधी रेखा में थे, इसलिए जो बीजांड द्वार होता है वो निभाग के समीप नहीं आता है। इसमें जैसे ही प्रतीप बीजांड में जैसे ही बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूमेगा तो उल्टा हो जाएगा और उल्टा होने के कारण जो ये बीजांड द्वार है वो निभाग बीजांड वृत्त के समीप आ जाता है। 82% कुलों के पादपों में आवर्तबीजी जो कुल है उनके पादपों में ये पाया जाता है। तीसरा है वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में प्रतीप बीजांड की तुलना में अधिक घुमाव होता है। वक्र बीजांड में प्रतीप बीजांड की तुलना में अधिक घुमाव होता है जिसके कारण निभाग बीजांड वृत्त के समकोण पर आ जाता है। ये निभाग है, ये बीजांड वृत्त है, तो निभाग बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि लेग्यूमिनोसी है, उर्सीविडी है, केटिडेसी है। इन कुलों के पादपों के अंदर वक्र बीजांड पाया जाता है। चौथा है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड
बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के ऊपर जो आवरण होता है, यह आवरण उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय। बीजांड काय के ऊपर जो आवरण होते हैं उन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये अध्यावरण भ्रूणकोश के ऊपर जो मृतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है उसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे अध्यावरण कहते हैं। अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांड काय और अध्यावरण दोनों के दोनों घोड़े की नाल की तरह मुड़ जाते हैं और भ्रूणकोश भी घोड़े की नाल की तरह मुड़े जाते हैं। ये बीजांड काय और ये अध्यावरण दोनों के दोनों इस तरह से हो जाते हैं, घोड़े की नाल की तरह मुड़े जाते हैं। इसका उदाहरण है एलियंस और ब्यूटरमेसी कुल के पौधों के अंदर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बीजांड हो गए। ऋजु बीजांड जिसके अंदर बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं पॉलीगोनेसी, पाइपेनेसी और अधिकांश जिम्नोस्पर्म के कुल के पौधों में। दूसरा है प्रतिबीजांड। प्रतिबीजांड के अंदर बीजांड वृंत में पार्श्व वृद्धि होती है जिसके कारण बीजांड वृंत 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे बीजांड द्वार निभाग के समीप आ जाता है। इसके एग्जाम्पल है 82% आवर्त बीजी कुलों के पौधों के अंदर पाया जाता है। वक्र बीजांड के अंदर प्रत्येक बीजांड की तुलना में अधिक घुमाव होता है, जिसके कारण निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित हो जाता है। उदाहरण है इसके लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, कुर्सीफेरी कुल के पौधे, केप्रिडेसी कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है। चौथे नंबर पर है अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड के अंदर बीजांड का अध्यावरण, भ्रूणकोश, ये तीनों के तीनों घोड़े की नाल की तरह मुड़े जाते हैं। ये पाया जाता है एलियंस और ब्यूटोमेसी कुल के पौधों के अंदर पाया जाता है। पांचवें नंबर पर चलेगा अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड में अध्यावरण और बीजांड काय, अध्यावरण तथा बीजांड काय। बीजांड वृंत। अध्यावरण और ये है बीजांड काय।
बीजांड पर जो आवरण पाया जाता है उसे अध्यावरण कहते हैं, और बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश के ऊपर जो मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है उसे बीजांड काय कहते हैं। अर्धप्रतिम बीजांड के अंदर अध्यावरण तथा बीजांड काय ये दोनों बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते हैं, बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते हैं। अध्यावरण तथा बीजांड काय दोनों बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेनन कुलेसी, रेनन कुलेसी कुल के पौधों में छठे नंबर पर चलेगा कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड कुंडलित बीजांड के अंदर बीजांड वृत्त में अत्यधिक वृद्धि होती है। कुंडलित बीजांड में जो बीजांड वृत्त होता है उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण बीजांड घूमकर 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे बीजांड द्वार ऊपर की ओर हो जाता है। बीजांड द्वार ऊपर की ओर हो जाता है, निभाग नीचे बीजांड के समीप आ जाता है। बीजांड वृत्त में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे कि बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, और जो बीजांड द्वार होता है ऊपर की ओर आ जाता है। बीजांड वृत्त बीजांड द्वार निभाग। कुंडलित बीजांड के अंदर बीजांड वृत्त में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। यह पाया जाता है केकटेसी कुल के पादपों में, केकटेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से बीजांड को 6 भागों में बांटा गया है। बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसके द्वारा हम ये समझेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है बीजांड के अंदर।
जनन। बीजांड, जैसे कि प्रत्येक बीजांड है, भ्रूण कोश के ऊपर जो मर्भूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है उसे बीजांड काय कहते हैं। भ्रूण कोश बीजांड काय। भ्रूण कोश के ऊपर जो मर्भूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है या मर्भूतक कोशिकाओं का जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को बीजांड काय कहते हैं। सबसे पहले बीजांड काय की कोई द्विगुणित कोशिका, बीजांड काय की कोई द्विगुणित कोशिका भ्रूण कोश में आ जाती है। जैसे ही किसी भी कोशिका को अधिक पोषण मिलता है, अधिकांशतः वो कोशिका भ्रूण कोश में आ जाती है। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका आ जाती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण कोश के अंदर जो द्विगुणित कोशिका आती है वो कोशिका बीज अधिकांश बीजांड काय में से नहीं अध्यावरण में से भी आ सकती है। इस कोशिका को आर्की स्पोरियल कोशिका भी कहते हैं। आर्की स्पोरियल कोशिका यह द्विगुणित होती है जो अधिकांशतः बीजांड काय वाले आवरण में से भ्रूण कोश में आ जाती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। प्रारंभ में अंदर सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। जिससे दो कोशिकाएं बने जाती हैं। केंद्र वाली कोशिका को प्राथमिक गुरु बीजाणु प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। यह भी द्विगुणित होती है तथा भित्ति की तरफ वाली कोशिका को, जो भित्ति की तरफ होती है उस कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। यह भी द्विगुणित होती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका अधिकांशतः नष्ट हो जाती है।
अब जो ये प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, इसे मात्र गुरु बीजाणु कोशिका भी कहते हैं, या मात्र गुरु बीजाणु कोशिका भी कहते हैं। प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका या मात्र गुरु बीजाणु जनन कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका में जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका थी वो नष्ट हो जाती है और हमारे पास केवल प्राथमिक गुरु बीजाणु, प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका या मात्र गुरु बीजाणु, मात्र गुरु बीजाणु कोशिका शेष रहती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन पश्च जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन कोशिकाओं का एक चतुष्क बन जाता है। इनमें से तीन गुरु बीजाणु निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय गुरु बीजाणु तथा एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु अंड कोशिका का निर्माण करता है। उसी अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक कहते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाकर के अनेक बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता जाएगा और मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका का निर्माण करेगा। गुरु बीजाणु जनन, मात्र गुरु बीजाणु जनन जो कोशिका होती है, प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका है द्विगुणित। इसमें समसूत्री विभाजन होने से सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया में सबसे पहले बीजांड या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका भ्रूण कोष में आ जाती है। भ्रूण कोष में
आने वाली कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। आर्किस्पोरियल कोशिका द्विगुणित होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से केंद्र वाली कोशिका को प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। यह मातृ गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरह भी कार्य करती है। भित्ति वाली कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। यह नष्ट हो जाती है। और प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 निष्क्रिय होते हैं और 1 सक्रिय होता है। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है। इसी क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अगला टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण। भ्रूण कोश में जो मादा युग्मक कोशिका बनती है या अंड कोशिका बनती है, उसी क्रिया को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। उसी क्रिया को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अभी हमने गुरु बीजाणु जनन में देखा था कि जो एक भ्रूण कोश होता है बीजांड के अंदर, भ्रूण कोश के ऊपर मर्दूतक कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। उस आवरण को बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। बीजांडकाय की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इनमें से एक कोशिका अधिक पोषण प्राप्त करके भ्रूण कोश में आ जाती है। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका भ्रूण कोश में आ गई। भ्रूण कोश बीजांडकाय बीजांडकाय की एक कोशिका भ्रूण कोश में आ जाती है। भ्रूण कोश, इसमें बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका आ जाती है। उस कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह द्विगुणित होती है। यह प्रत्येक बीजांड के अंदर बीजांड द्वार, जैसे ही प्रत्येक बीजांड के अंदर बीजांड वर्ग की अत्यधिक पार्श्विक वृद्धि होती है तो बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है और उल्टा हो जाता है। इसलिए जो बीजांड द्वार है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो हम जो नीचे वाला भाग है इसे तो बीजांड द्वार मान लेते हैं। भाई बीजांड द्वार की तरफ है बीजांड द्वार। वैसे तो अलग अलग बीजांडों में अलग होता है बीजांड द्वार, लेकिन जैसे प्रति बीजांड के अंदर की ओर बीजांड द्वार नीचे की ओर होता है और ऊपर वाला भाग है उसको मान लेते हैं हम निभाग। जो भी कोशिका भ्रूण कोश के अंदर आती है
उस कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह द्विगुणित होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है तो इससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। भित्ति तरफ वाली कोशिका को प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहते हैं। प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका द्विगुणित होती है। यह नष्ट हो जाती है। जो दूसरी कोशिका होती है उस कोशिका को प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। यह भी द्विगुणित होती है। प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका यह मात्र गुरु बीजाणु जनन कोशिका की तरह कार्य करती है। इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब स्पष्ट होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन वो दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। फिर उन दोनों कोशिकाओं के अंदर फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे चार कोशिकाएं बन जाती हैं। एक से दो बनी और दो से फिर चार कोशिकाएं बनने गई अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के दौरान। जो चार कोशिकाएं बनती हैं, इन चारों कोशिकाओं को गुरु बीजाणु कहते हैं। गुरु बीजाणु कहते हैं। इनमें से तीन निष्क्रिय होते हैं। ये तीन निष्क्रिय हैं जो नष्ट हो जाते हैं। निष्क्रिय ये कुछ समय बाद में नष्ट हो जाते हैं। एक सक्रिय रहता है। एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। सक्रिय गुरु बीजाणु। जैसे ही निष्क्रिय गुरु बीजाणु नष्ट होते हैं, ये सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्र में आ जाता है, जो कि मादा युग्मक का निर्माण करेगा। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मक का निर्माण करता है। जैसे ही तीन निष्क्रिय गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे और सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्र में आ जाएगा। सक्रिय बीजाणु केंद्र में आ गया। हमने नीचे वाले भाग को बीजांड द्वार माना था। बीजांड द्वार। और ऊपर वाले भाग को निभाग माना था। जो सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्र में आता है, इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। जिससे दो कोशिकाएं बन गई। अब इनमें से एक कोशिका निभाग की ओर चली जाएगी ऊपर की ओर, और एक कोशिका नीचे की ओर बीजांड द्वार की तरफ चली जाएगी। एक कोशिका ऊपर की ओर निभाग की ओर और दूसरी कोशिका बीजांड द्वार की ओर चली जाती है। अब इन कोशिकाओं में दो बार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। दो बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दोनों तरफ चार कोशिकाएं, जब पहली बार समसूत्री विभाजन होगा तो एक से दो, दोनों तरफ दो कोशिकाएं। फिर दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा तो दोनों कोशिकाओं से दो कोशिकाएं और, तो इस प्रकार से दोनों तरफ चार कोशिकाएं बने जाएंगी।
दोनों तरफ 4-4 कोशिकाएं बन गई। अब इनमें से दोनों तरफ से एक एक कोशिका केंद्र में आ जाएंगी और 3-3 कोशिकाएं दोनों तरफ रह जाएंगी। दोनों तरफ से एक एक कोशिकाएं केंद्र में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से जो भ्रूण कोश है, मादा युग्मकोश विधि है, प्रारंभ के अंदर 8 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। 8 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। केंद्र वाली जो दोनों कोशिकाएं होती हैं, केंद्र वाली दोनों कोशिकाएं, उन दोनों कोशिकाओं का संलयन हो जाएगा। तो 3 कोशिकाएं ऊपर निभाग की तरफ है तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर तथा जो केंद्र में दोनों कोशिकाएं होती हैं, उन दोनों कोशिकाओं का संलयन हो जाता है, लेकिन इनके केंद्रक अलग अलग रहते हैं। इसलिए केंद्र वाली कोशिका को द्विकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। द्विकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं, उन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और इन कोशिकाओं के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। प्रतिमुखी कोशिकाएं ये होती हैं 3। द्विकेंद्रकीय कोशिका यह एक होती है केंद्र के अंदर, लेकिन यह द्विगुणित होती है, क्योंकि ये जो पूरी 8 कोशिकाएं थी दोनों तरफ वो अगुणित थी। तो जब 2 अगुणित कोशिकाएं मिली, दोनों के केंद्र एक कोशिका में आ गए, तो ये दोनों द्विकेंद्रकीय कोशिका द्विगुणित हो जाती है। ऊपर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं 3, ये भी अगुणित होती हैं। नीचे जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को जो बीजांड द्वार की ओर होती हैं, इनको अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं। इनमें से जो 2 कोशिकाएं होती हैं, उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं। एक कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका। अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कहते हैं। मादा युग्मक। इस प्रकार से जो सक्रिय बीजाणु होता है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है। और जो 2 कोशिकाएं जो सहायक, एक अंड कोशिका, तीनों की तीनों अगुणित होती है। इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं। अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। प्रारंभ के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के अंदर 8 कोशिकाएं और 8 केंद्रक थे, लेकिन जब मादा युग्मकोद्भिद परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर 7 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर, 3 कोशिकाएं नीचे की ओर और 1 कोशिका केंद्र में, तो 7 कोशिकाएं। लेकिन जो केंद्र वाली कोशिका होती है उसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, तो केंद्रकों की संख्या हो गई 8 और कोशिकाओं की संख्या हो गई 7। तो जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है वह 7 कोशिकीय
तथा 8 केंद्रीय होता है। अब इन 7 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर होती हैं, वो अगुणित होती हैं। 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर होती हैं वो भी अगुणित होती हैं। लेकिन जो एक कोशिका केंद्र में होती है, द्विकेंद्रीय कोशिका, यह अगुणित होती है। तो इस प्रकार से जो 7 कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं, इनमें से 6 कोशिकाएं अगुणित और एक कोशिका होती है वो होती है द्विगुणित। अगुणित व द्विगुणित। कोशिकाओं की संख्या 7, जिनमें से 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 3 अंड समुच्चय कोशिकाएं, ये अगुणित होती हैं। और बीच वाली जो कोशिका होती है द्विकेंद्रीय कोशिका, वो द्विगुणित होती है। तो इस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। एक बार फिर देखते हैं इसको कि बीजांड के अंदर बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका अधिक पोषण प्राप्त करके भ्रूण कोश में आ जाती है। उस कोशिका को आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह द्विगुणित होती है। इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। भित्ति की तरफ जो कोशिका होती है उसको प्राथमिक द्वितीय कोशिका कहते हैं, नष्ट हो जाती है। और जो कोशिका केंद्र में होती है उसको प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, द्विगुणित होती है। यह कोशिका मात्र गुरु बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करती है। इस प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट होता है तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन दोनों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन 4 कोशिकाओं को गुरु बीजाणु कहते हैं। इनमें से 3 निष्क्रिय गुरु बीजाणु होते हैं और 1 सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। अब अर्धसूत्री विभाजनों में से जो गुरु बीजाणु बने वो भी अगुणित थे। सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्र में आ जाता है और समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब इन दोनों कोशिकाओं से एक कोशिका निवाहक की ओर, एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर चली जाती है। इन दोनों कोशिकाओं में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दोनों तरफ 4-4 कोशिकाएं बनती हैं। अब इनमें से एक कोशिका केंद्र में आ जाती है और 3-3 कोशिकाएं दोनों तरफ शेष रह जाती हैं। केंद्र में जो 2 कोशिकाएं आती हैं वो संलयित हो जाती हैं। इनके केंद्रकों का संलयन होता नहीं है, इसलिए इस केंद्र वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं और ये कोशिका द्विगुणित हो जाती है। ऊपर जो निवाहक की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, जो अगुणित होती हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं, उसको अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं, वो भी अगुणित होती हैं। बीच वाली जो द्विकेंद्रीय कोशिका होती है उसको द्विकेंद्रीय कोशिका कहते हैं, जो द्विगुणित होती है। तो इस प्रकार से जो परिपक्व मादा भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय हो जाता है। मादा युग्मक बनने के बाद में जब भ्रूण कोश परिपक्व होता है तो उसके बाद में पादपों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनता है और बीजांड के अंदर मादा युग्मक बनता है। अब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच करके निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। अब जो निषेचन की क्रिया है वो अगले चैप्टर के अंदर समझेंगे। अपना सेकंड चैप्टर का आज कंप्लीट हो गया।